हेलो दोस्तों, आज हमारा इस वीडियो में डिस्कशन का टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ये हमारे लिए प्रीलिम्स में इंटरनेशनल बॉडीज़, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके मैंडेट्स और मेंस एग्ज़ाम में जीएस पेपर 2 में इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज और उनके स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशन और मैंडेट से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इस वीडियो में हम करंट न्यूज़ के बारे में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, इसके मैंडेट्स के बारे में और इसके ज्यूरिसडिक्शन में आने वाले क्राइम्स और अपराध के बारे में और लास्ट में हम क्रिमिनल जस्टिस में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने आने वाले मेजर इश्यूज, चैलेंजेस और लिमिटेशंस पर बात करेंगे। अब हम आईसीसी के रिसेंट न्यूज़ में होने की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उनके फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और हमास लीडर इब्राहिम अल मसरी, जिसे मोहम्मद डईफ के नाम से भी जाना जाता है, के खिलाफ वार क्राइम्स और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया है। इसमें नेतन्याहू और उनके फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट के खिलाफ चार्जेस में युद्ध के तरीके के रूप में भूखमरी यानी स्टारवेशन का इस्तेमाल, जिसमें आपने देखा कि फिलिस्तीन के घेराबंदी, मर्डर, प्रोसिक्यूशन और अदर ह्यूमन एक्ट्स शामिल हैं। वहीं हमास लीडर मोहम्मद डीफ पर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के दौरान मास किलिंग, हॉस्टेज बनाना और रेप के साजिश रचने के आरोप है। वारंट के अकॉर्डिंग 124 आईसीसी मेंबर्स नेशन को ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना होगा अगर वे उनके देश में प्रवेश करते हैं, जिससे उनके इंटरनेशनल ट्रेवल पर बैन लग सकता है। हालांकि इन्फोर्समेंट अनसर्टेन बना हुआ है क्योंकि आईसीसी के पास अपनी खुद की पुलिस फोर्स नहीं है और एग्जीक्यूशन के लिए वह पूरी तरह से मेंबर नेशंस पर ही डिपेंड रहता है। अब हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट, मैंडेट और उसके पावर्स की बात करें तो इसे 1998 में रोम स्टैट्यूट नाम की ट्रीटी के तहत बनाया गया था। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए चिंता के विषय बने सबसे घिनौने अपराधों जैसे जेनोसाइड, वार क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और क्राइम ऑफ एग्रेशन के आरोपियों की जांच करता है और जहां पर भी ज़रूरी समझता है उन पर मुकदमा भी चलाता है। इसका हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड में है। प्रेजेंटली 124 देश रोम स्टैट्यूट के पक्षकार हैं, जिसमें ब्रिटेन, जापान, अफगानिस्तान और जर्मनी जैसे देश भी शामिल हैं। ये याद रखिएगा कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ना ही चीन और अमेरिका भी इसका मेंबर है। इसको सबसे हीनियस क्राइम के लिए मुकदमा चलाने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था जब देश अपनी लीगल मशीनरी के साथ कार्रवाई करने में असमर्थ या अनेबल या अनविलिंग होता है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, रशियन और स्पेनिश है। एडिशनली क्राइम या तो उस देश में किए जाने चाहिए जिसने इस समझौते की पुष्टि की हो या फिर उस देश के नागरिक द्वारा किए जाने चाहिए जिसने समझौते की पुष्टि की हो। एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के विपरीत जो देशों और इंटर स्टेट विवादों से निपटता है, आईसीसी इंडिविजुअल्स यानी किसी भी व्यक्ति के ऊपर भी मुकदमा चलाता है। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफर किए गए केसेस पर भी अपने ज्यूरिसडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकता है। इसके डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं यानी पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं, लेकिन कोऑपरेशन इंश्योर करना इसके मेंबर्स पर डिपेंड करता है। अब हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आने वाले क्राइम्स या अपराध के बारे में बात करें तो वार क्राइम्स, जिसमें टार्चर, यातना, म्यूटिलेशन यानी अंग भंग, कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी शारीरिक दंड, हॉस्टेज बनाना और टेररिज्म रिलेटेड एक्ट शामिल होते हैं। इस कैटेगरी में रेप और फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, लूटपाट या बिना किसी मुकदमे के फांसी जैसे ह्यूमन डिग्निटी या मानवीय गरिमा को ठोस पहुंचाने वाले काम भी शामिल होते हैं। एक बात यहाँ नोटिस करने वाली है कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के विपरीत वार क्राइम यानी युद्ध अपराध हमेशा केवल युद्ध के समय ही किए जा सकते हैं। दूसरा जिनोसाइड, जिसमें मास लेवल पर किसी भी नेशनल, एथनिक या रिलीजियस ग्रुप को खत्म करने के इरादे से किए गए सभी काम शामिल हैं। थर्ड वन, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की बात करें तो इसमें किसी भी नागरिक आबादी के खिलाफ बड़े लेवल पर या सिस्टमेटिकली अटैक के हिस्से के रूप में किए गए काम हैं जैसे मर्डर, डिपोर्शन, टॉर्चर या रेप।
अब क्रिमिनल जस्टिस में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने आने वाले मेजर इश्यूज, चैलेंजेस या लिमिटेशन की बात करें तो इसमें इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म की कमी है, क्योंकि ये अरेस्ट करने, ट्रांसफर करने, प्रॉपर्टी जब्त करने या सजा को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेंबर नेशंस के साथ कोऑपरेशन पर ही पूरी तरह से डिपेंड रहता है। दूसरा, इस रिसेंट न्यूज़ के मद्देनज़र देखें तो इजराइल जैसे स्टेट इस ट्रीटी के पक्षकार ही नहीं है, तो ऐसे में अरेस्ट और सरेंडर के वारंट पर कोर्ट के साथ कोऑपरेट करने का इन पर कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है। दूसरा, चाइना, अमेरिका, इंडिया जैसे कई इंपॉर्टेंट नेशन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर ही नहीं है। एक और इशू अक्सर देखा गया है कि आईसीसी प्रोसिक्यूटर और जजेस की अथॉरिटी पर इफेक्टिव ओवरसाइट की कमी की वजह से चेक एंड बैलेंसेस इनसफिशिएंट है, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर या किसी भी रूल का एक अहम बुनियाद है। आईसीसी ने अभी तक 46 अरेस्ट वारंट जारी किए हैं, जिनमें से सिर्फ 21 को इसके मेंबर स्टेट्स की मदद से हिरासत में लिया गया है। इसलिए इसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई देश अरेस्ट और सरेंडर के लिए अदालत के अनुरोध के साथ कोऑपरेट करने के लिए सीरियस नहीं होते। इसमें रेट्रोस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन यानी पूर्वव्यापी क्षेत्राधिकार की कमी एक बड़ा इशू है, क्योंकि ये सिर्फ 1 जुलाई 2002 के बाद किए गए क्राइम्स पर ही विचार कर सकता है, जब रोम स्टैट्यूट लागू हुआ था। इसके फंक्शंस की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स और फंड की कमी से इसकी प्रभावशीलता पर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। विश्व के कई देशों द्वारा आईसीसी को वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के एक टूल के रूप में यूज करके कमजोर देशों, खासकर अफ्रीका और एशिया के खिलाफ बायस होने का भी इल्जाम लगता रहा है।